अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरफान खान साहब हैं मेरे साथ, निजी मसरूफियत रही हैं, उनसे आज तबसरा मैं लूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसी मसरूफियत रही हैं ये एक हफ्ता? इसके दौरान लोग मिस करते रहे हैं आपको, तो मैं तो उनको कहता रहा हूँ कि वो मसरूफ़ हैं कुछ मैसे की वजह से। तो बताइएगा, फिर पाकिस्तानी हालात पे बात करेंगे। तस्वीर साहब, मेरे कंधे में बदूर हजरत है आप। आपका तबसरा लेने का टाइम जो है वो तब्दील करें, क्योंकि सुबह के टाइम तबसरा ले लिया करें। जब मसरूफियात शुरू हो जाती हैं, दिन शुरू हो जाता है, भागदौड़ का काम शुरू हो जाए, तो फिर तबसरा देना जरा मुमकिन नहीं होता। तो इस वजह से तबसरा रह जाता है। आप मेरे बात डालते हैं कि निजी मसरूफियत कोई ऐसी निजी मसरूफियत आजकल नहीं है जिसमें कह सके कि मैं तबसरा नहीं दे सकता। सिर्फ ये है कि टाइमिंग आपके काम करने का और है, मेरे काम करने का और है। तो जो आपके काम का टाइम था, आपने क्या किया? मैसेज वगैरह का पता चला कि वहाँ पाकिस्तानी स्टॉक। आयम टेक्सटाइल मैच पे लगा हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा आयम टेक्सटाइल का वैसे है। अच्छी। दुनिया यहाँ पे जो फ्रैंकफर्ट में लगता है, ये हमेशा जो हर जनवरी की सेकंड डेन स्टॉक जो ट्यूसडे होती है उस दिन शुरू होता है ठीक। और जुमे तक जाता है। और पाकिस्तान से भी इस साल भी 269 कंपनियां जो है आई हुई थी। अच्छा। कुल इसमें 4,300 एग्जीबिटर थे अच्छा। पूरी दुनिया से, जिन्होंने यहाँ पे 12 हॉल्स के अंदर अपनी मसनूआत जो है वो पेश की है। और इसमें से अगर सिर्फ 4 ममालिक आप देख लें, जो चाइना, भारत, पाकिस्तान और तुर्की, तो इन्हीं के स्टैंड जो है वो 1500 के करीब थे। अच्छा। यानी आधे के करीब स्टैंड जो है सिर्फ इन 4 ममालिक के थे। बाकी दुनिया से जो है एग्जीबिटर आए हुए थे। तो इस लिहाज से बहरहाल ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है। पाकिस्तान क्योंकि टावल में और बेडशीट्स जो कॉटन की है उसमें काफी मशहूर है, इस लिहाज से हमारी प्रोडक्ट जो है दुनिया मानी जाती है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं पाकिस्तान की सारी आई हुई थी, लेकिन सारे ही बेचारे इत्मीनान का शिकार थे। तो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है मईशत की, और जो डॉलर का बहरान आया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं गवर्नमेंट के पास है, उसकी वजह से सारे परेशान है कि भाई उनको सबका बिजनेस जो है मुतासर हुआ है। बहुत सा यान जो है हाई क्वालिटी का यान जो है का, पाकिस्तान का अपना यान जो है वो 36 तक का 40 तक का यान तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन हाई क्वालिटी का यान सबको इम्पोर्ट करना पड़ता है और उसमें उन्हें दिक्कत पेश आ रही है। एलसी वगैरह नहीं खुल रही, और जाहिर है कि एलसी नहीं खुलेगी तो फिर माल भी नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकेगा। तो बहरहाल जिससे से भी बात हुई है वो अदम इत्मीनान का शिकार था। पाकिस्तान का तमाम बिजनेस कम्युनिटी, जो छोटा बिजनेस मैन है वो तो बहुत ही ज्यादा बेचारा अपने सब हुआ है, और बहुत ही हुकूमत से और मुल्क की हालात से जो है से कहना चाहिए परेशान था, लेकिन बड़े भी परेशान थे। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के पवेलियन के ऊपर जो है वो सफीर पाकिस्तान ने विजिट नहीं किया। अच्छा। वरना हर दफा सफीर पाकिस्तान जरूर तशरीफ लाते हैं और बड़े बड़े स्टॉल से हैं उन पर जाते हैं, अपनी मसनूआत को देखते हैं, प्रेस भी उनसे गुफ्तगू करता है। लेकिन इस दफा 2-3 दिन तक यही होता है, ये आज आ जाएंगे, शायद कल आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ उसमें भी कोई वजह और भी हो, लेकिन मेरे नजदीक यही है कि वजह कि वो जो जितने भी बड़े बड़े टेक्सटाइल वाले थे वो भरे बैठे थे, और उन्होंने जो गुफ्तगू करनी थी, जो सवालात करने थे या जो शिकवे गिले शिकवे करने थे, बाहर उन्होंने सफीर से करने होते हैं। यहाँ पे मुल्क से बाहर आएंगे तो सफीर से कर सकते हैं, जो कुछ वो पाकिस्तान में करते हैं वो तो है ही। तो उस वजह से शायद वो उन्होंने मैं तो यही समझा कि मैं विजिट ना करूं और वो पाकिस्तानी स्टॉल्स में नहीं आए। जी, ये एक छोटी सी तस्वीर आप कह सकते हैं कि आपके हाउस टेक्सटाइल फेयर की थी। बहुत कुछ बता दिया आपने इस छोटी सी तस्वीर में। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसका भी बता दिया, मुआशी हालात उसका भी बता दिया। हालात कब बदलेंगे, यहाँ का जो बिजनेसमैन जो आया था वो क्या कहता है, और इमरान खान इसका हल सिर्फ इंतखाबात कहते हैं। सियासी पार्टियां आपस में उलझी पड़ी हैं। हमने कराची का इलेक्शन भी देखा और उस वहाँ बाइकाट भी हुआ। तो इमरान खान इंटरव्यू भी दे रहे हैं
कि मैं शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर दूंगा, अब उनको गोलियां खानी पड़ेंगी। वो पत्ता कोई खेलना चाहते हैं, अदम एतमाद का, कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं। देखिए, ये जो लंबे अरसे से गेम चल रही है एक दूसरे के खिलाफ, और अभी तक इमरान खान साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब तक तो उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था नेशनल असेंबली का। अब उन्होंने आजमाया है पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग करवा के अदम एतमाद पेश करा के, आया एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है या न्यूट्रल रहती है। जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, वो उसको आजमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में पेश करवा दी, और वो कामयाब होगी, और वहां किसी किस्म की तीसरे जरिए से मुदाखलत नहीं हुई। उससे अब उनकी हिम्मत बंदी है, और वो चाहते हैं कि भाई नेशनल असेंबली के अंदर भी वो यही खेल खेलें और अपना बदला लें। जिस तरह उनको निकाला गया है, इस तरह वो चाहते हैं कि जो मुत्तहिदा इस वक्त हुकूमत है जिसकी लीड शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसकी वो छुट्टी करवाएं। तो उसमें अब वो एक कोशिश कर देखेंगे, मुमकिन है उनकी कामयाबी हो जाए। इस वक्त क्योंकि हालात बदल गए हैं, एमक्यूएम ने जो कराची का बाइकआउट किया है, उसका बाइकआउट की वजह आपको पता ही है कि उनकी बात नहीं मानी गई। वो जो इंतखाबी हल्के बनाए गए थे उसके ऊपर राजी नहीं था एमक्यूएम। तो अब हो सकता है कि एमक्यूएम दोबारा इनका साथ दे दे इमरान खान साहब का, तो उस सूरत में गेम जो है वो बदल जाएगी। तो इसलिए अब इमरान जो है एमक्यूएम इसकी अहमियत जो है इन हालात में फिर एक दफा बढ़ जाएगी, और हो सकता है कोई मामला तय हो गए हो, और तब उन्होंने जो है इंतखाबात का बायकॉट किया हो। क्योंकि नजर यही आ रहा था, जो प्रेशर था उनके ऊपर या उनसे गुफ्तशनीद हो रही थी, उसमें यही कहा जा रहा था कि वो इलेक्शन के अंदर जाएं, बलदियाती इंतखाबात के। लेकिन वो पार्टियां इकट्ठी भी हो गई, उसके लिए कोशिशें भी हो रही थी, और गवर्नर साहब ने सारी जो 3 धड़े बन गए थे उनको इकट्ठा भी कर दिया, लेकिन एंड पे आके उन्होंने फिर इंतखाबात का बाइकआउट करवा दिया। तो मुमकिन है कि कोई एमक्यूएम की और इनके दरमियान, इमरान खान साहब के दरमियान ऐसे कोई मायदा तय आ गया हो और नेशनल असेंबली में उनका साथ दे दें, और उन्होंने उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब की जो है वो हुकूमत को खतरा लाक हो जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान के सियासी हालात जो है वो एक अरसे से इसी कैफियत का शिकार है, जिसका असर जो है वो सबसे ज्यादा मुल्क की मईशत के ऊपर पड़ रहा है। और आज भी फ्राइडे टाइम्स में पाकिस्तान के अंदर ही एक अमेरिकन से पाकिस्तानी ने मजमून लिखा है, और उन्होंने यही लिखा है कि IMF जो है वो से इनको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, और IMF की शराइत जो है जो ये चाहते हैं उसमें से कोई एक भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं IMF। और उससे नतीजा यही निकलता है कि भाई जून तक ये गुजार लेंगे, जो इन्हें पैसा मिल गया है या इम्कान पैदा हो गया है सऊदी अरब से या UAE से, जो पैसे आएंगे उससे ये है कि जून तक गुजर जाएगा। लेकिन जून के बाद फिर आप या तो ऐसे जगह खड़े होंगे कि या तो आप IMF की बात मान लें, और या फिर पैसे लेने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ हाथ फैलाएं। और जो ये कहा जा रहा है कि भाई इनको पैसे मिल गए हैं, जो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर 10 मिलियन के करीब, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो रकम जो है वो 3 साल के अंदर मिलनी है, और दूसरा वो जिन्होंने दी है वो बड़ी सख्त उसके ऊपर ये निगाह रखे हुए हैं कि वो रकम जो है वो सैलाब जदगान के ऊपर ही खर्च हो। वो उससे कोई आप मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए या मईशत का पहिया चलाने के लिए, या जो इस वक्त डेफिसिट का खर्चा है हुकूमत को, उसके ऊपर खर्च नहीं कर सकते। ये उसके अंदर शर्त रखी गई है, जिसका इजहार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं किया, लेकिन उसमें ज़ूम में क्लियर कट वो शराइत लिखी गई है जिनको ऊपर ये रकम दी गई है, और इसलिए वो रकम जो है वो उन पर इस्तेमाल नहीं होगी मईशत के संवरने में। तो इसलिए डिफॉल्ट होने का खतरा जो है वो बकौल उस मजमून निकाल के उसी तरह वो जो है मौजूद है। जी, आपस की चपकलिश है, दहशतगर्द और जो इंतहा पसंद है वो अपना काम किए जा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं जो पेशावर में वाक़या हुआ है या खैबर पख्तूनख्वा में इंतहा पसंदी दहशतगर्दी है, ये नाअहली है उस हुकूमत की, सूबे पे डाल दिया है। ये 13 जमातें क्या कर रही हैं
कितनी नाअहल है कि इनके देखते देखते बहुत सारी दहशतगर्दी हो गई और पुलिस वाले अपने जान से हाथ धो बैठे। देखिए, ये नाअहली सारी हुकूमतों की है, सारे सियासतदानों की है। क्योंकि सियासत मुल्क को जब भंवर में घिर जाए तो फिर किश्ती जो भंवर में घिरी हुई किश्ती को निकालने के लिए सारी कोशिश करते हैं, सिर्फ मल्लाह पे बात नहीं छोड़ दी जाती। इस वक्त जो भी सरबराह हुकूमत है वो इस वक्त मुल्क को नहीं निकाल सकता। जिन हालात में हम फंसे हुए हैं उसमें तमाम सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो अपने मफाद को पीछे छोड़कर मुल्की मफाद को सामने रखते हुए इस वक्त मुल्क को एक दफा इन हालात से बाहर निकाले। इसलिए अगर पाकिस्तान डूबता है, चाहे वो दहशतगर्दी के लिहाज से हो, चाहे वो मईशत के लिहाज से हो, तो ये सब सियासतदान जो है वो जिम्मेदार होंगे। जो हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, जो कुछ खबरें अखबारात में शाया हो रही हैं कि तालिबान के जो अमीर का खत शाया हुआ है, उसके बाद बहुत कुछ बरूनी अखबारात में मज़ामीन शाया हुआ है और बहुत कुछ कहा जा रहा है कि इस तरफ से तालिबान जो है अब अफगानिस्तान से ज्यादा, यहाँ तक लिखा है इसके इंग्लिश न्यूज़पेपर ने कि अफगानिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है और ये लोग जो है ये पाकिस्तान में अब ज्यादा एक्टिव पार्ट जो है वो अदा करेंगे और वही वजीरिस्तान वगैरह जो है उन्हीं के अंदर इनके अड्डे बनेंगे और वहां से ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा बनेंगे और अफगानिस्तान के लिए भी खतरा बनेंगे। लेकिन ज्यादा खतरा जो है वो पाकिस्तान से बनेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर उनको सपोर्ट करने वाले ज्यादा हैं और तालिबान को जो अफगानिस्तान के अंदर सपोर्ट करने वाले कम है। वहां पे मखसूस एरिया के अंदर तालिबान जमा है और वहीं से उनको मदद मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में वो कहता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हमदर्द इनके मौजूद है जो इनको सपोर्ट करते हैं तालिबान को। बड़े बड़े खतरनाक मतलब खतरे से आगाह किया जा रहा है, लेकिन समझ ये नहीं आती कि हमारे सियासतदानों को इन खतरात पे जो दुनिया को नजर आ रहे हैं उनके ऊपर कान क्यों नहीं धर रहे या उनकी तरफ उनकी तवज्जो क्यों नहीं बढ़ रही। जी, पुलिस अफसरान बाहर से भी पढ़ के जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो आसानी से कह देते हैं कि दहशत गर्दों ने, इंतहा पसंदों ने अपना तरीक़ेकार बदल लिया है। जब ये पुलिस थाने पे हमला होता है उन्होंने ऐसे तरीके से इनको मारा है कि ये परेशान हो गए कि ऐसे भी हमला हो सकता है। ये बताइएगा और ये बताइएगा कि आया अब जो मजहबी इंतहा पसंद पार्टियां हैं वो किस तरह अब अरूज हासिल करती हैं और उसका खात्मा किस तरह होगा, किसने करना है आके? देखिए, उसका खात्मा तो हुकूमत ही कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ही उनका साथ देती है। हुकूमत ही हमेशा अपने इस्तेमाल के लिए जहां उनको जरूरत पड़ती है इन लोगों को इस्तेमाल करती है। अभी जो कुछ चंद दिन पहले ही आपके प्रोग्राम में ही मैंने लिस्ट पर सुनाई थी, जो कुछ जमीयत उलमा इस्लाम के फजल रहमान साहब ने बातें मनवाई हैं वज़ीर आज़म से, उनके अंदर तमाम मजलिसों को, इंतहा पसंद तंजीमों को वो सब राइट्स हासिल हो गए जो पाबंदियों पर लगाई गई थी। जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स की वजह के पेरिस के इजलास के बाद से वहां से ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कुछ इनके कसा गया था इनको वो सारी ढील मिल गई है दोबारा उनको। तो जिन लोगों ने निकाला, हुकूमतें ही जो है वो इन हालात से निकाला करती है, हुकूमतें ही उनके साथ साथ दे रही है इंतहा पसंदों का। तो कहाँ से इंतहा पसंदी खत्म हो जानी है? अभी तक तो कोई ऐसे सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि इंतहा पसंदी पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी। आप देख लें कराची के जो इंतखाबात हुए उसके अंदर भी दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी को वोट पड़ा है जी। दूसरे क्या बल्कि बैन पीपल्स पार्टी को और जमात इस्लामी को बराबर ही तकरीबन वोट पड़ा, थोड़े से वोट पीपल्स पार्टी को ज्यादा पड़े। तो बहरहाल वो भी एक मजहबी जमात है, वो इंतहा पसंद जमात नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मजहबी सोच रखने वाली जमात है। तो कराची के अंदर भी मतलब इस तरह इंतहा पसंद सोच रखा या मजहबी सोच रखने वाले लोग जो है वो गालिब आ रहे हैं और इन्हीं में से फिर इंतहा पसंद बनते हैं जो मजहबी सोच रखने वाले लोग होते हैं। ये शुक्र का मुकाम है कि तहरीक लब्बैक वाले जो है उनको इतना वोट नहीं पड़ा जितना पहले पड़ा था, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि पहला वोट उनको एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पड़ता रहा। कराची की भी तो 235 सीटों में से उन्होंने सिर्फ 2 सीटें जीती है तहरीक लब्बैक वालों ने, और जिससे पता लगा मतलब उनका यही है कि उनका वोट पहले से कम हुआ है। और ये भी अंदाजा हो गया कि पहला वोट जिनको पड़ा था कोई ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा था और एस्टेब्लिशमेंट थी सपोर्ट करके उनका वोट बढ़ा रही थी। बहरहाल इस सूरत हाल में
जो भी सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान को, उसमें इंतहा पसंदाना रुझान जो है, अगर उनको मजीद तकवीर मिली तो ये मुल्क के लिए मजीद नुकसानदेह होगा। मुल्क के लिए मजीद नुकसान होगा। आपने एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, आखिरी 2 मिनट में बता दीजिएगा। कहते हैं ये जो पंजाब में करिश्मा हुआ है, इसके पीछे वही है, कहने वाले कहते हैं, क्योंकि 186 में से एक माइनस भी हो जाता तो 185 में वो रह नहीं सकते थे वजीर आला, उन्होंने अदम एतमाद का वोट लिया। तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ साथ दे दिया है जाती दफा। नहीं, मैंने तो ऐसी बात नहीं पढ़ी, लेकिन बात यह है कि देखें जो हाजिरी रजिस्टर है उस पे 181 मेंबरान ने साइन किए हैं, ठीक, और वोट 186 निकल आए हैं जी। और रात के 12 बजे कौन सी असेंबली का इजलास होता है, ये बताया मुझे पहले तो कि कभी भी किसी भी ऐसी कौन सी गोली चल रही थी, आराम से अगले दिन सुबह भी ये इजलास कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कोई बेईमानी करनी थी, हबड़ताड़ के अंदर इन्होंने सारा काम करके तो सुबह तक अपना रिजल्ट हासिल करना था। तो इसलिए ये कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ या फेयर इंतखाब, मैं इसको नहीं समझता जो कुछ पंजाब असेंबली के अंदर हुआ है। ये भी किसी न किसी धांधली के नतीजे में जो है कदम उठाया गया है। अब इस धांधली के पीछे कौन है, ये चंद दिनों तक बात बाहर आ जाएगी। हमेशा चंद दिनों बाद ही बात, मतलब कुछ अर्से बाद असल बात जो है वो सामने आनी शुरू हो जाती है। अब जो बाज अखबार नवीस है, इन्वेस्टिगेशन वाले, वो लगे हुए इन बातों के पीछे, और आने चंद दिनों तक बात सामने आ जाएगी। अभी देखना, इतनी बड़ी बात जो है इरफान सदीकी साहब ने भी लिखी है कि भाई जो मुनसलाई ने टीवी इंटरव्यू में बताया कि भाई जो वोट कैंडिडेट के लिए जो इंटरव्यू हो रहे थे तरीके इंसाफ में, उस वक्त 2 बंदों के अलावा एक तीसरी कूल भी वहां बैठी हुई थी। तीसरी कूल का नाम नहीं बताया, बार बार पूछा गया उनसे, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के रह गए। इसका मतलब है कि हर जगह इन्वॉल्वमेंट तो होती है तीसरी कूल की कहीं ना कहीं, और इस लिहाज से ये बात जो है, इसमें कौन इन्वॉल्व था पंजाब असेंबली में जो गेम खेली गई है, इसके बारे में पता लग जाएगा आपको। बहुत शुक्रिया, आपने एक मिला जुला तबसरा मुल्की हालात पे कर दिया। हम इंशाल्लाह आपसे आलमी हालात पर और जर्मनी से भी एक खबर है उसके ऊपर भी तबसरा लेंगे। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।